Hey guys, welcome back to my channel Learning with खुशबू and I am your friend खुशबू शर्मा। So guys, आज की हमारी जो सीरीज़ रहेगी वो हिंदी को ही टारगेट करती हुई रहेगी। हिंदी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रखे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। आपको पता है जो हमारी सीरीज़ है 2 डेज़ मैंने डिवाइड कर रखे हैं, 2 डेज़ साइकोलॉजी, 2 डेज़ जनरल स्टडी एंड 2 डेज़ हिंदी। तो उसी तरीके से मैं आपको सीरीज़ करा रही हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि फुल वॉच करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चंस रहेंगे रेगुलर की तरह ही, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द का शब्द क्या है? गांधी शब्द क्या है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है? बताइए गांधी शब्द क्या होगा। देखिए गांधी एक नाम है, तो ये किसको वो बता रहा है, किसको दर्शा रहा है? व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर भी इसकी एक बार ये देख लेते हैं व्याख्या। वैसे इसमें व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत वाक्य में गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा पद से किसी एक विषय, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे सरोज, शेक्सपियर, घोड़ा, ये सब तो खैर इनके मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, कि आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। चलिए फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज तो हमारे घर की लक्ष्मी है। रेखांकित शब्द क्रमशः है, इसमें कौन सी संज्ञाएं लगी हैं ये पूछा गया है। आज के जो क्वेश्चंस हैं मेन यही हैं, संज्ञा के बारे में ही हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, या फिर समास के बारे में होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ए है आपका जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये देखिए आपको सरोज और जो लक्ष्मी नाम दे रखा है उनके बारे में बताना है कि कौन सा है। देखिए सरोज क्या है? सरोज कोई व्यक्ति का नाम ही होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी। एंड लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और भी देख लेते हैं वैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए, आप बताइए कि जो लक्ष्मी और सरोज है, देखिए लक्ष्मी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इन दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रहा है, पर जो सरोज तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट जो लक्ष्मी नाम आ रहा है वो समूहवाचक है कि जातिवाचक? तो लक्ष्मी तो जातिवाचक संज्ञा है ना, तो फिर क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर आएगा इसका सी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय क्या होते हैं? फर्स्ट तो आपको यही जानना ज़रूरी है। चलिए हम इसको क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ कंटेंट नहीं पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो, कोई पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे साइकोलॉजी की हो, चाहे जनरल स्टडीज़ का कोई पोर्शन हो, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ कंटेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको, ओके। वरना ऐसे ही इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन लाती रहूँगी जो हर एग्जाम को टारगेट करेंगे, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्योंकि हर एग्जाम में जनरल स्टडी और हिंदी तो सेम रहती है। बस एक साइकोलॉजी का पोर्शन ऐसा है जो अदर एग्जाम में नहीं आएगा, अदर मतलब कि एसएससी वगैरह में नहीं आएगा, बट टीचिंग में तो आता ही आता है, ओके। चलिए तो क्या है, निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो वो क्रिया शब्द होंगे, क्रिया विशेषण शब्द होंगे, विशेषण शब्द होंगे या सर्वनाम शब्द होंगे? तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण शब्द। फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा समझ में आएगा कि क्रिया विशेषण अव्यय, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना सबको पता है। जहाँ पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक, जल्दी, अभी बहुत आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड्स जो आपको दर्शाए गए हैं, ये अव्यय कहलाते हैं, और जहाँ पर इन वर्ड्स का यूज होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, ओके। चलिए कक्षा में छात्र छात्राएं बैठे हैं, वाक्य में छात्र छात्राएं शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? छात्र छात्राएं क्या होंगी? इजी है, जातिवाचक संज्ञा होंगी। चलिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाक्य में छात्र छात्राएं शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के और संकेत नहीं कर रहे, बल्कि छात्र छात्राओं की साधारण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, ओके।
निम्न में से तिरस्कार सूचक अव्यय है। तिरस्कार सूचक जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पे इसकी तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, ओहो, हाय हाय, धन्य या फिर चुप। बताइए कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो तिरस्कार सूचक है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, इसमें चुप होगा। किसी को हम चुप बोलेंगे तो तिरस्कार ही लगेगा, किसी का भी अपमान ही लगेगा। ठीक है, देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े लत्ते शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। कपड़े लत्ते शब्द का समास विग्रह क्या होगा सही। कपड़े और लत्ते, कपड़े के लिए लत्ते, या कपड़े के समान लत्ते, या कपड़े हैं जो लत्ते के लिए। बताइए क्या होगा कपड़े लत्ते का समास विग्रह। सो द राइट आंसर इज कपड़े और लत्ते। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं हम एक बार, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कपड़े शब्द का समास विग्रह कपड़े और लत्ते। द्वंद्व समास, जिस समाज में समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों के मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, कपड़े और लत्ते कैसा समास है, द्वंद्व समास है। ओके, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन देने का मेरा सिर्फ यहाँ पे ये रीज़न है क्योंकि कई बच्चों को ये लगता है कि क्या पता ये सही बोल रही है, नहीं बोल रही है, ये गलत बोल रही है, क्योंकि भाई हर किसी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। सब सोचते हैं कि क्या पता ये आंसर गलत दे रहे हैं, विश्वास नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको विश्वास हो, जो मैं आपको समझा रही हूँ मैं आपको कुछ गलत नहीं समझाऊंगी या गलत क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी। जहाँ मुझे नहीं आता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है, तो मैं आपको खुद बताऊँगी कि हाँ मुझे लग रहा है इसमें कन्फ्यूज़न है, आप भी देख के बताएं। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन साथ में देती हूँ, लगाती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जहाँ पर क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है, या संबंधवाचक पुरुष, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं, जैसे वो उसमें पढ़ते हैं ना, मैं, तुम और वह के फिर उत्तम पुरुष वो आ जाते हैं, इस तरीके से होता है। आपने पढ़ा हो अगर हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, या फिर संस्कृत में पढ़ा हो तो देखिए ये आएगा, मुझे उत्तम पुरुष में आएगा ये। ओके, और मैं, आप परेशान ना होए तो मैंने यहाँ पे आपको अटैच कर रखा है ये, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। देखिए उत्तम पुरुषवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है तो वो उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। तो इसमें क्या आया था मुझे, तो ये क्या होगा, उत्तम पुरुष हो गया। फिर मध्यम पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तो वो मध्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुम में आदि। अन्य पुरुषवाचक शब्द, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, वे, यह, वह, इनका, उन्हें, उसे, इनसे, उनसे आदि। ठीक है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन मेरा मेन मकसद यही था कि मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, ये पूरी नोट्स जो है, नोट्स के थ्रू मैं आपको ये प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो और आपको समझ में आए। क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता है उत्तम पुरुष मध्य पुरुष का, तो उनको इसके थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर ले कीजिए, या फिर नोट डाउन ना भी किए आपके लिए तो मैंने इजी कर रखा है। टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ पे मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ रेगुलरली। ठीक है, तो उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे PDF भी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। रघुवीर गया होगा वाक्य किस काल के संकेत करता है। संदिग्ध भूतकाल, रघुवीर गया होगा, तो ये तो इजीली पता चल रहा है क्या है। आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य भूतकाल। तो ये सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, रघुवीर गया होगा तो ये होगा संदिग्ध भूतकाल, संदेह में है ना, इसलिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रस्तुत वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है, क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल तो प्रकट हो परंतु इस बात का संदेह बना रहा है कि कार्य हुआ अथवा नहीं, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। इस काल की क्रिया की समाप्ति में या होगा, होगी, ए होगा, ऐसे होती है। ठीक है, देखिए जो अब जब हम बड़ी क्लास, कोई भी, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम कोई भी अपर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें इस तरीके से नहीं आएगा। नॉर्मल तो हम सबको पता है भूतकाल क्या है, भविष्यकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, बट उसमें इस तरीके को क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे ईजी प्रोसेस में नहीं पूछा जाएगा हमसे। वहाँ पर हमें इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि संदिग्ध है, आसन है। अब कई लोगों ने आसन का मतलब नहीं पता होगा, कई लोगों के अपूर्ण भूतकाल का मतलब नहीं पता होगा,
है ना। सामान्य तो फिर भी पता होगा, पर ये जो तीनों हैं ये अधिकतर लोगों के लिए, देखिए संदिग्ध का तो हम फिर भी पता लगा सकते हैं, संदिग्ध का मतलब संदेह से आ रहा है तो वो हमें इजीली हम समझ सकते हैं, बट आसन भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल होते हैं, ये नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन पर भी ध्यान दें। क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, मेरा यही आप प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे इस तरीके की मैं वीडियो बना दूँ, इन चीज़ों पर भी वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? भक्ति, प्राण, पुस्तक और शिशु। देखिए ना तो पुस्तक हो सकता है क्योंकि पुस्तकें यूज़ करते हैं, शिशु करते हैं तो शिशु यूज़ होता है, बट प्राण और भक्ति में आप सबको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, कि बहुवचन पूछा है, प्राण और भक्ति में से एक है, और ये आंसर होमवर्क क्वेश्चन होगा आप सबका, मुझे ये आंसर आपसे चाहिए, ठीक है। मुझे भी तो पता चले आप कितना दिमाग लगाते हैं। ये आपका SW क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड बहुवचन है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर देखूंगी, कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी, प्लीज़ पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना आता है या आपको कितना समझाना मुझे पड़ेगा अभी, ओके। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। चलिए देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में ये सभी संज्ञा शब्द हैं? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें संज्ञा शब्द है? यमुना, कागज, भारत, सुंदर, बदमाश, ऊंचा, चलना, खाना, उड़ना, आप, मैं, कौन। देखिए आप में कौन में तो कुछ भी नहीं है, चलना खाना भी ये क्रिया है, होती है, ठीक है। ये तो हट गए, क्या पूछा इसमें? संज्ञा पूछा है ना। अब संज्ञा देख लीजिए, इन दोनों में से एक हो सकता है, बताइए क्या होगा? सो द राइट आंसर ए है। जैसे यमुना भी संज्ञा है, कागज भी और भरत भी संज्ञा आएगा, ठीक है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लेते हैं। यमुना, कागज, भरत आदि शब्द संज्ञा शब्द हैं तथा सुंदर, बदमाश, ऊंचा विशेषण शब्द है, ठीक है। चलना, उड़ना, खाना, क्रिया ये मैं बता दिया आपका। आप, मैं, कौन सर्वनाम शब्द है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था, आज की वीडियो में इतना ही था। और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपके और भी कोई दोस्त इस ऐसी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी मैं तैयारी करा रही हूँ आपको, तो प्लीज़ चैनल इसको लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोग मेरे से जुड़ पाएँ और स्टूडेंट आ पाएँ जिनको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। चलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।